नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्हें स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 75 डे हार्ड चैलेंज पूरा करने वाले हरियाणा के अंकित बयानपुरिया भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लोगों से अपने आसपास की जगहों को साफ रखने को भी कहा जाता रहा है और लोगों से अपील भी की जाती है कि वे न सिर्फ अपने आसपास की जगह को साफ रखें बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी करें। और साथ ही इस साल भी गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो जुड़े, जहां पर बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भी बात की है। एक वीडियो भी शेयर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो किस तरीके से जो अंकित के साथ में इस दौरान झाड़ू लगाते नजर आए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्यम शिवम सुंदरम हेडिंग के साथ में एक लेख की तस्वीर सोशल मीडिया में लिखा है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं और निर्मल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। आगे उन्होंने लिखा है कि एक हिंदू में अपने भय को गहनता में देखने और उसे स्वीकार करने का साहस होता है। जीवन की यात्रा में वो भय रूपी शत्रु को मित्र में बदलना सीखता है और भय उस पर कभी हावी नहीं हो पाता, वरना घनिष्ठ सखा बनकर भी उसे आगे की राह दिखाता है। एक हिंदू का आत्म इतना कमजोर नहीं होता कि वो अपने भय के वश में आकर किसी भी किस्म के इस दौरान क्रोध या घृणा के साथ में प्रतिहिंसा का इस दौरान माध्यम बन जाए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी ने यूपी में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अवध, पश्चिम काशी, गोरखपुर, कानपुर और ब्रज में अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दलित बस्तियों में भी जाकर उन्हें मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पार्टी के सभी विधायक, सांसद, मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि दलित बस्तियों में जाकर अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और योजना का लाभ भी दिलाएंगे। एक विधायक को 4 विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाएगा। यूपी की अगर बात की जाए तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि दलित बीजेपी के मतदाता हैं, बस उन्हें अपना बनाए रखना है और उनके बीच जाकर आत्मीयता बढ़ाने की भी जरूरत है। तो बीजेपी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से मैदान में कूद चुकी है। और इस बार की अगर यूपी की बात की जाए तो दलित मतदाताओं को लुभाने में बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से जुट चुकी है। अनुसूचित जाति वर्ग के आयोजन को लेकर इस दौरान बीजेपी की तरफ से प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं और इस दौरान तमाम तरीके के जमीनी स्तर पर ये नेता उतरेंगे और दलितों के बीच जाएंगे। साथ ही उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ इस दौरान योगी और मोदी की सरकार में रहा है, इन सभी को लेकर पूरी तरीके से वो जनता के बीच जाकर उनकी राय भी लेंगे। और बीजेपी नेता राकेश सिंह मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएमबी नेटवर्क पर। राजेश सिंह, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो है बीजेपी दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए पंकज जी, ये दलित तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना भाई। हमको तो बस उनके घर घर जाना है, नॉकिंग करना है, उनसे जुड़ना है। इसलिए हमारे साथ चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या तो प्रदेश के जो नेता है या उसके पहले हमारे जो पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक लोगों से जुड़ता है, लोगों के यहाँ जाता है। और
दलित तो हमारे साथ ही है। हम बाकी विपक्षियों की तरह थोड़ी है कि जब एक आदिवासी महिला को महामहिम बनाया जाता है तो ये लोग फिर अपने अपने कैंडिडेट को देखने लगते हैं, वोट उनको देते नहीं, बाद में गली गली चिल्लाते हैं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो भाई दलित जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से लेकर बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां पर महबूबनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पास कराकर हमने नवरात्र से पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। आज तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इससे यहां उत्सव का रंग और खिल उठा है। मैं तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ रुपए की 13,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युल्लारा, मुझे खुशी है कि आज मैंने कई ऐसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है जिससे यहां के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब्स इसकी पहचान की गई है। इसमें 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 मेगा फूड पार्क, 4 फिशिंग सी फूड क्लस्टर, 3 फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर्स और 1 टेक्सटाइल क्लस्टर भी होगा। इसके कारण हनमकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जिलों के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलने वाले हैं। इन जिलों के किसानों की फसलों में भी फूड प्रोसेसिंग के कारण वैल्यू एडिशन हो पाएगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट के लिए ऐसी रोड और रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है जो यहां बने सामानों को समुद्री तट तक पहुंचाएं और इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। दुनिया का बाजार मेरे तेलंगाना के लोग कब्जा करें। इसी कारण देश के कई प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर तेलंगाना से होकर के गुजर रहे हैं। ये सभी राज्यों को
ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का माध्यम बनेंगे। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का सूर्यापेट खम्मम सेक्शन भी इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसके कारण ईस्ट कोस्ट तक पहुंचने में मदद मिलेगी, साथ ही इंडस्ट्रीज और बिजनेस के लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत कमी आएगी। जकलेर और कृष्णा सेक्शन के बीच बन रही रेलवे लाइन भी यहां के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। ना कुटुंब सभ्युलारा भारत टर्मरिक का, हल्दी का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तेलंगाना में यहां के किसान भी बड़ी मात्रा में हल्दी की पैदावार करते हैं। कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है। आज ये आवश्यक है कि हल्दी की पूरी वैल्यू चेन में उत्पादन से लेकर निर्यात और रिसर्च तक और अधिक प्रोफेशनल वे में ध्यान देने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इससे जुड़े एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए, हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा आज पूरी दुनिया में एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी इस पर बहुत चर्चा हो रही है। भारत ने ना सिर्फ अपने उद्योगों बल्कि घरेलू लोगों के लिए भी एनर्जी इंश्योर की है। देश में एलपीजी कनेक्शन की जो संख्या 2014 में 14 करोड़ के आसपास थी, वो 2023 में 32 करोड़ से ज्यादा हो गई है। हाल ही में हमने गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी कमी की है। भारत सरकार एलपीजी एक्सेस को बढ़ाने के साथ अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी विस्तार करना जरूरी समझती है। हासम चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन अब इस क्षेत्र के लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी देने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। यहां पर कृष्णापट्टनम से हैदराबाद के बीच मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी शिलान्यास हुआ है। इसके कारण
तेलंगाना के विभिन्न जिलों में हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी बनेंगे। ना कुटुंब सभ्युल्लारा मैंने आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय को भाजपा सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है और विशेष फंड उपलब्ध कराया है। आज मैं आपके बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को उनके प्रेम और स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो मैं सरकारी कार्यक्रम में हूं, तो मैंने अपने आप को वहीं पर सीमित रखा है। अब 10 मिनट के बाद मैं जरा खुले मैदान में जाऊंगा। तो वहां जरा खुले मन से बातें करूंगा। और ये मैं वादा करता हूं, मैं जो भी कहूंगा वो तेलंगाना के दिल की बातें करूंगा, यहां के लोगों के दिल की बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने तेलंगाना में महबूब नगर में इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम योजनाओं का जिक्र किया। 13,500 करोड़ की सौगात तेलंगाना को दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी के साथ में उन्होंने जिस तरीके से हल्दी उगाने वाले जो किसान हैं उनको लेकर भी बोर्ड बनाने की बात की है, और इसी के साथ में यूनिवर्सिटी भी वहां पर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को इस दौरान एक बड़ी सौगात दी है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले इंस्पेक्टरों को हटाने पर एसपी सांसद डॉक्टर बर्क ने बीजेपी का बगैर नाम लिए कहा कि अच्छा काम करने वाले इन्हें पसंद नहीं है, जुल्म, जाति और साथ ही बेईमानी करने वाले इन्हें पसंद है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन में मदद करने वाले बीजेपी को पसंद है। सपा सांसद ने आगे ये भी कहा कि इलेक्शन ईमानदारी से होना चाहिए। अगर इलेक्शन ईमानदारी से नहीं हुआ तो देश में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी का नाम इस दौरान नहीं लिया और साथ ही उन्होंने इस दौरान इशारा करते हुए ये भी कहा, और साथ ही आपको बता दें कि देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि लड़ाई हो और दंगे हो। तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए लगाए गए हैं। किसी अच्छा काम करने वाले या सही काम करने वाले उन्हें पसंद नहीं है। वो तो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो बेईमानी करें, जुल्म करें, जाति करें, और मतलब ये कि इलेक्शन में इनकी मदद करें। तो इलेक्शन ईमानदारी से होना चाहिए, और ईमानदारी से नहीं होगा तो देश में ये जो प्रजातंत्र है खत्म हो जाएगी, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। ये हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि जिससे कि देश में लड़ाई हो, झगड़े हो, फसादात हो,
या जब तक इलेक्शन नहीं होगा, ये इसी किस्म के सन 24 की तैयारी में ये सारा पोलराइजेशन करके और ये करके सब कुछ ये चाहते हैं कि बहरहाल चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो या कोई भी हो, ये इनका सुलूक अच्छे आदमियों के लिए ठीक नहीं है, बल्कि ये ऐसे चाहते हैं जो बेईमान लोग हों, जो मतलब ये जुल्म और ज़्यादती जैसा कि चाहते हैं इनके इशारों पर करते रहे, उन्हें ऐसे लोग चाहिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विवादित स्लोगन का मामला सामने आया है। जेएनयू की दीवारों पर विवादित स्लोगन लिखे इस दौरान पाए गए हैं। साथ ही स्लोगन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर को लेकर लिखे पाए गए हैं। दीवारों पर भगवा जलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। स्लोगन नीली स्याही से लिखे गए हैं। नाम पर इस दौरान अगर बात की जाए तो लाल स्याही पोती गई है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर रायबरेली में पुलिस की तत्परता ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शिवगढ़ थाना इलाके के शिवली गांव में एक युवक ने अपनी फेसबुक वॉल पर हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी। युवक के फेसबुक वॉल पर सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने जय श्री राम के साथ कुछ कमेंट भी किए हैं। उसी फेसबुक वॉल पर जिहादी मोहम्मद अयान ने जय श्री राम लिखने वाले को टैग करते हुए इस दौरान अपशब्द भी लिखे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने संयम और सूझबूझ का परिचय देते हुए इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की है। पुलिस ने मोहम्मद अयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट सर्कुलेट हुआ था, जिससे किसी भी संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं के आहत होने की संभावना थी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सोशल मीडिया टीम ने तुरंत गति से उस पोस्ट को हटवाने का प्रयास किया और इसके विषय में थाना शिवगढ़ को सूचना दी गई। वहाँ तत्काल मुकदमा लिख करके जो आरोपी व्यक्ति था उसकी पहचान करके उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर शामली के थाना भवन इलाके के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक शख्स पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल युवक चेयरमैन पति हाजी जमशेद का भतीजा बताया जा रहा है। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध अब तक के उच्चतम स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें एक अलग स्तर तक लेकर जाएगी। जयशंकर ने आगे कहा कि ये द्विपक्षीय संबंध चंद्रयान की तरह चांद पर और उससे भी परे पहुंचेगा। जयशंकर ने आगे कहा कि G20 की सफलता अमेरिका के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकती थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब चीजें अच्छी होती हैं तो हमेशा मेजबान को भी इसका श्रेय मिलता है। ये उचित भी है, लेकिन अगर G20 के सभी सदस्य देश इस आयोजन की सफलता के लिए काम नहीं करते तो ये संभव नहीं था। उधर देश में जिहादियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जिहादी लगातार धर्म की आड़ में लगातार बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। कभी दहेज तो कभी इस दौरान हलाला के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ऐसे ही एक मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है, जहां हलाला के नाम पर एक महिला के साथ में जेठ और नंदोई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत में यह भी बताया गया है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और आखिरकार जुलाई के महीने में उसके पति ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसके पास छोटा बच्चा था जिसे लेकर वो अपने मायके चली गई, लेकिन परिजनों के समझाने पर वो कुछ ही दिन बाद ससुराल वापस लौटी तो ससुराल पक्ष के लोगों ने 3 तलाक का हवाला देते हुए उसे एक शर्त पर ही आने की इस दौरान बात कही है और वो पहले हलाला कर ले तभी जाकर उसका निकाह उसके पति से हो सकता है। और हलाला की आड़ में और इस बहाने से उस दौरान उसके साथ में हलाला के नाम पर जेठ अबरुद्दीन और साथ ही नंदोई फखरुद्दीन ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पुलिस ने इस मामले में पति सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली के अंतर्गत एक महिला ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके पति व उसके परिजनों ने
उसके साथ दहेज की मांग करी है, साथ ही उसके जेठ ने उसके साथ बुरा काम किया। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी संज्ञान में आया है, महिला ने आरोप लगाया है कि वो घर पे थी, जेठ ने हलाला के नाम पर उसके साथ रेप किया है और उन्हीं सभी के देखते हुए मुकदमा पंजीकृत है। उसमें 164 के बयान। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।